हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नई सरकार बनने के बाद, जो ईरान में नई सरकार बनी है उसके बाद पहली बार उन्होंने भारत का दौरा किया है। वो इस वक्त भारत में हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीज डोवल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की है और एक एग्रीमेंट पर भी साइन हुआ है, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा नुपुर शर्मा के सिलसिले में जो कुछ मिडिल ईस्ट में और मुस्लिम मुल्कों और अरब मुल्कों की तरफ से रिएक्शन आया है, वो भी सब आपके सामने है। इन दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन जंग जारी है और अभी हाल ही में बीजेपी वाला जो वो मामला है जो मुस्लिम मुल्कों के साथ एक तरह से ताल्लुकात खराब जैसी हालत हुई है, उस पर उसका क्या असर है, क्यों ये अहम है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो इंडिया की विजिट है वो कितनी अहम है, क्या कुछ है, आप इसे किस तरह से देखें। देखिए, ईरान और इंडिया के दरमियान बहुत स्ट्रांग और हिस्टोरिकल रिलेशंस है। और इसमें जो भी आपने देखा पिछले 10 या 20 साल के दौरान, ईरान को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ जो भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ा, उस वक्त भी हुकूमत हिंद ने और हिंदुस्तान ने हमेशा ईरान का साइड लिया है। दो बड़ी कंट्रीज है, सिविलाइजेशंस है। इसके अलावा भी ये नहीं है कि हर एक मसले पर दोनों ममालिक के दरमियान कंप्लीट यूनानिमिटी हो। छोटे मोटे मसाइल पर तो होता है, लेकिन जो मेजर इश्यूज है इन पर हमेशा इन दोनों कंट्रीज का एक ही मौक़िफ़ रहा है। यही वजह है कि फॉरेन मिनिस्टर का ये जो पहला विजिट है उसको शायद जनवरी में आना था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कोविड हुआ, जिसकी वजह से उस वक्त ये विजिट ना हो सका। और अब ये उस वक्त हो रहा है जब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यूक्रेन का वार है, ईरान न्यूक्लियर इशू जो है इस पर भी है, अफगानिस्तान का मसला है जिस पर तकरीबन दोनों ममालिक को एक ही यानी कि व्यू से इस मसले को हल करने के बारे में। दोनों ममालिक का ये है कि वो चाहते हैं वहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसमें यह नहीं कि उनका मतलब है जो भी इसमें सेक्ट से कम्युनिटीज है या रीजन्स है वहाँ पर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा औरतों के बारे में या जो दूसरे मसाइल है ह्यूमन राइट्स के बारे में, उन मसाइल के बारे में भी बातचीत। यहाँ तक कि जब इंडिया ने अनाउंस किया कि वो 50,000 टन ऑफ वीट अफगानिस्तान को देगा, जब उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान उससे भेजने में डिफिकल्टी पैदा होगी, तो उस वक्त ईरान ने ऑफर किया था कि हम उसको भेजने में आपको फैसिलिटेट करेंगे। ये एक बड़ी ऑफर थी, लेकिन उस दौरान मसला हल हो गया तो वो बाय जो बसेस बाय जो ट्रक्स वहां भेजा गया। हम्म। मसला जो ये है, कल जो हम्म। मीटिंग है वो इसमें सारे जो है कम्प्रिहेंसिव लेवल पर जो न सिर्फ बायलैटरल इश्यूज जो रीजन के मसाइल है ये है, और इंटरनेशनल जो इश्यूज है उस पर भी डिटेल बात हुई। एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, खासकर जुडिशल कोऑपरेशन के बारे में ये मसला हो साइन हुआ। लेकिन उससे ज्यादा जो बातचीत हुई उसका ये सबसे ज्यादा फोकस अफगानिस्तान था। बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और जो बड़े बड़े मेजर इश्यूज है इस पर बातचीत और एक दूसरे के ख्यालात जानने की कोशिश की गई है। हम्म। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने एक खास बात जो कही है वो ये कि इन ताल्लुकात का दोनों मुल्कों को फायदा हुआ है। किस तरह से, यानी हमने देखा कि अमेरिका के दबाव में भारत ने तेल लेना बंद किया, जो पाबंदियां थी उसकी वजह से। उसके बाद
एक तरह से भारत की तरफ से भी जो एक्सपोर्ट था उसमें भी कमी आई, क्योंकि तेल का जो वो कुछ हिस्सा बार्टर सिस्टम के तौर पर इंडिया से बहुत सी चीजें वो खरीदते रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसमें भी कमी आई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ईरान से वापस तेल खरीदने की भी तैयारी कोई है? देखिए, इसमें दो चीजें हमें देखनी चाहिए। अगर मैं आपको इनके रिलेशंस के बारे में बात करूंगा, हमेशा ये बहुत स्ट्रांग रहे। दोनों ममालिक के बहुत बड़े इश्यूज पर व्यूज जो है आइडेंटिकल रहे। और जब भी ईरान के मसले पर, सैंक्शंस के मसले में यूनाइटेड नेशंस या किसी जगह इशू आया, तो इंडिया ने या एब्सटेन किया या इसके अपोज, यानी कि अपनी राय दी। ये तो दिखा रहा है। अब आपने कहा है प्रॉब्लम्स क्या है, जब यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए, तो उस वक्त यहां तक भी गया कि जो बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन की जाएगी इसको पर भी बाइकाट किया जाए, जो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। हालांकि एक जर्मन बैंक था उसमें, जो उसके जरिए वो कर रहे थे ट्रांजैक्शन, वो इसमें जब प्रॉब्लम्स आ गई, इसकी वजह से ये हर्डल्स को खत्म करना, तो इसी वजह से जो तेल जो पहले 12% था वो कम होने लगा है। दूसरी बात जो है, इसको ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है। और वरना अगर ये ट्रांजिट, ये जो रोड रूट होता तो बहुत सारे मसाइल हल होते हैं इसमें। अभी भी जो है चाबहार या जो बंदराबाद बंदरगाह हैं जो है, उससे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट नहीं हो रही, वो एक चीज है। लेकिन ये इसका सिर्फ ट्रेड एक इशू नहीं है। जब दोनों ममालिक के पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे, दोस्ताना हो, स्ट्रेटेजिक हो, ये चीजें, ये टाइमली रहता है, इसमें उतार चढ़ाव तो टाइमली रहता है। ये विद द पसेज ऑफ टाइम, अगर ईरान के जो उन पर जो पाबंदियां लगी है वो लिफ्ट हो जाएंगे ग्रेजुअली, तो इसमें भी तेजी, बायलेटरल ट्रेड भी बढ़ जाएगा। आपने देखा कई बार इंडिया को, जब वो पीक सैंक्शंस के थे उस वक्त उन्होंने नहीं माना, वेवर भी मांगा, वेबर भी किसी हद तक दिया गया। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंटली जब सैंक्शंस का ये चला, फेज चला, तो उसमें जो मुश्किलात है वो भी एक मेजर रीजन है कि वहां से ऑयल का जो उन्होंने एक्सपोर्ट करना था इंडिया के लिए, उसमें कमी आई। हालांकि ये भी एक वर्कआउट सिस्टम किया था बार्टर, अगर वो क्रूड ऑयल देंगे तो यहाँ से जो एसेंशियल कमोडिटीज की चीजें हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल्स भी था, गुड्स भी, राइस या दूसरी चीजें हैं, उसको वो भेजेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये एक ब्रीफ फेज के लिए रहेगा। ये मसाइल जो ही इसमें बेहतरी आ जाएगी, सैंक्शंस उठेंगे या कोई एग्रीमेंट हो जाएगा ईरान और 5+ कंट्रीज के दरमियान न्यूक्लियर इशू के बारे में, तो उसके बाद ग्रेजुअली इसमें भी आप देखिए कि बहुत इसमें इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के लिए भी बहुत आसान है, ईरान ए सॉर्ट ऑफ नेबर है, ये कहीं दूर से नहीं लाना है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है। एक जमाना था जब वो अंडरग्राउंड सी अंडर सी पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहे थे, उस वक्त भी अमेरिका ने उसकी मुखालफत की, जिसकी वजह से उसको अबंडन करना पड़ा। हालांकि उसमें टेक्निकल सर्वे भी हुई थी। लेकिन ये चीजें ग्रेजुअली खत्म हो जाएंगी। और ट्रेड जो है, ट्रेड या जो हमें सबसे ज्यादा ये है, जैसे वजीर आजम ने कहा है कि रिलेशंस हर फेज में स्ट्रांग रहे। हालांकि ईरान के लिए भी जो बैड पेच रहा, इंडिया ने ताल्लुकात को बराबर कांटेक्ट में रहे, कॉन्स्टेंटली टच में रहे। जहां उनको लग रहा था ईरान का एक मौकफ है, इसको सपोर्ट किया। हालांकि वेस्टर्न और यूएस जो कंट्रीज है उसकी अपोजिशन भी कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी दिखाया कि हम अपने मौके पर कायम है। मुझे याद है 95 या 96 में यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने लाया अगेंस्ट इंडिया,
उस वक्त जब ये रेजोल्यूशन लग रहा था तो ये कामयाब हो जाएगा, तो उस वक्त फाइनली ईरान ने ही इंटरवीन किया। उस वक्त के जो वजीर खारिजा थे दिनेश सिंह, उसको नरसिम्हा राव ने ईरान भेजा। उन्होंने ही वहाँ ईरान ने उसमें मेजर रोल किया डिफ्यूज करने के लिए, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने वो रेजोल्यूशन वापस लिया। वो दिखाता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कितने स्ट्रांग ताल्लुकात है। हाँ, ये रहता है कि किसी भी कंट्री के साथ ये नहीं है कि 100%। अभी देखिए कि यूएस ने बार बार इंडिया को कहा कि आप यूक्रेन पर हमारा स्टैंड नहीं ले रहे, नहीं लिया। उनका अपना एक व्यू पॉइंट, उनके अपने इंटरेस्ट देखने हैं। ऑयल जो रशिया से लेना है उस पर बहुत उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हक में है कि हमें ये चीज करना चाहिए। ऐसे ही एक पॉलिसी जो है वो उनके टुवर्ड्स ईरान है, जिसको वो बरकरार रख रहे हैं। अगर छोटे मोटे जो है डिफरेंसेस कहीं हो वो तो चलते रहते हैं। हम्म। अच्छा, ये विजिट ऐसे वक्त पे हो रही है जब एक तरह से यूक्रेन जंग के खास तौर पर बाद शुरू होने के बाद, अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने के बाद, और मिडिल ईस्ट में किसी हद तक जो जो बाइडेन की हुकूमत जो कहती है कि मिडिल ईस्ट हमारी अब प्रायोरिटी नहीं है, शायद वो चाइना को कंटेन करना प्रायोरिटी है। इस किस्म की जिस जो चीजें हो रही हैं मुसलसल, और रूस और चीन एक साथ है, ईरान भी उनके साथ है, बहुत से मामलात में अभी ईरान और रूस के बीच में भी बहुत ही अहम बातचीत हुई है। तो ऐसे वक्त में इंडिया का ईरान के साथ जो ये विजिट है, क्या वो शिफ्ट जो जो महसूस की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका कोई हिस्सा भी हो सकती है, उसमें कोई उसका कोई कंट्रीब्यूशन? देखिए, जो विजिट है इट्सल्फ वेरी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ये दिखाता है दोनों ममालिक के जो लीडर्स है वो हाईएस्ट लेवल पर कहीं ना कहीं कांटेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं और शेयर आइडियाज करना चाहते हैं। अभी आपने कहा, आज बाइडेन ने जो उसने पहले कहा था सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के दरमियान, आज उन्होंने कहा कि शायद वो इस महीने के आखिर में सऊदी अरबिया का दौरा करना। इस वजह से उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर। हम्म। आज उनका ये बयान भी आया, लेकिन ये भी हकीकत है, इससे हम यानी कि आंखें मूंद नहीं लेंगे कि उनमें भी ग्रेजुअल शिफ्ट आ रहे हैं। वो समझते हैं कि जो खासकर चाइना है और रशिया है, उनके साथ भी वो ओपन रखना चाहते हैं चैनल्स ऑफ कोऑपरेशन। सऊदी बादशाह ने खुद कहा कि हमारे लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो है। और रशिया के साथ भी कई बार क्राउन प्रिंस या दूसरों ने कांटेक्ट भी किए, उनके साथ फोन पर बराबर राब्ते रहे। और इस खासकर यूक्रेन के मसले पर तमाम जो कंट्रीज थी जो है गल्फ कंट्रीज, उनका एक मौकफ है। अभी हाल ही में जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर वहां गया, सबों ने वो कहता है बातचीत के जरिए ही हल होना चाहे, उन्होंने कोई साइड नहीं लिया है। दूसरी बात, ईरान, इंडिया के लिए ईरान की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि एक ये अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर मिल रहा है, और सेंट्रल एशिया के लिए जो लैंड लॉक्ड है वो हमेशा एक वाहिद रूट जो है, जो इंडिया को वहां तक ट्रेड बढ़ाने, वहां जो अपना जो है उनके साथ रिलेशंस बढ़ाने के लिए वया ईरान ही। इसी हम्म। वजह से यही बेस बन गई कि चाबहार पोर्ट को बनाया जाए। ईरान को और इंडिया को अफगानिस्तान के मसले में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल व्यूज है, हम्म। क्योंकि दोनों का ये मानना है कि जब तक वहां पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं हो और जो वादे उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से किए हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो तब तक उसमें जो है वहां पर
लास्टिंग पीस नहीं आ जाएगा। इसलिए हमेशा इंडिया और ईरान जो है इस मसले पर बहुत, यानी कि दे शेयर इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि एक जो है एक ही अप्रोच रहे, चाहे वो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में रहते हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में, कभी ताजिकिस्तान, कभी ईरान, कभी किसी दूसरे कंट्री में होती है, या इवन मॉस्को में हुई, चाइना में हुई, तो वो एक आइडेंटिकल व्यू लेना चाहते हैं वहां पर। क्योंकि ये बात सही भी है कि जब तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं होगी, अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आ रहे हैं दाइश इज अगेन इमर्जिंग इन अफगानिस्तान। ये भी रिपोर्ट आया, ये न्यूज आई है कि अहमद अहमद मासूद जो है, उसके ग्रुप्स, उसके जो रेजिस्टेंस मूवमेंट उसकी चल रही है, नॉर्दर्न अलायंस जिसे हम पहले कहते थे, उसने कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कब्जा फिर से शुरू किया। अगर ये ऐसा रहा और इसमें तेजी आई, तो फिर 1 या 1.5 साल के दौरान अफगानिस्तान फिर एक सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। इसको कंटेन करने के लिए ये एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी है कि सबों को इन्वॉल्व करो, उनको जो पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ताकि सारे अफगानिस्तान में अमन अमान हो। और यही कुंजी है अफगानिस्तान, खासकर तालिबान के लिए, जो वो चाहते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये सारे कंट्रीज का बेसिक डिमांड है कि आप इंक्लूसिव हो। जो बीच में बातचीत चल रही थी हामिद करजाई के साथ या दूसरे ग्रुप्स के साथ चल रहे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ, उसमें कोई जो है वो आगे नहीं बढ़ी, उसमें रुकावटें आई, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो है अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट में, वो इसमें रुकावट डालते हैं, वो नहीं चाहते हैं इन ग्रुप्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं, इससे वो अपने आप को एलिनेट कर रहे हैं। जरूरत ये है जो भी है ग्रुप से, नॉर्दर्न एलायंस में या ताजिक है, उज़्बेक है, हजारास है, या दूसरे जो ग्रुप से, इवन वुमेन के जो रिप्रेजेंटेशन, इसको बढ़ाया दिया जाए, ताकि लास्टिंग पीस की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं दूसरे इशू पर आना चाहता हूं। ये जो बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा टाइम्स नाउ में जो एक डिबेट के बाद एक इतना बड़ा इशू बना, तकरीबन एक हफ्ते तक सरकार उस पर खामोश रही, लेकिन जैसे ही बाहर के मुल्कों से, खासतौर पर मुस्लिम मुल्कों ने, अरब मुल्कों ने, ईरान ने भी, और साउथ ईस्ट एशिया वाले, इंडोनेशिया वगैरह ने भी जो रिस्पॉन्स, जो जो प्रोटेस्ट किया, उसके उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और इंडिया के लिए ये कितना, चूंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिंदुस्तानी सामान शॉपिंग मॉल्स के शेल्फ से हटाया जा रहा है, और कुवैत में गुस्सा ज्यादा बहुत। है, कुवैत में ये हुआ है। देखिए, ये जो है, ये ऐसी चीजें तो नहीं कहनी चाहिए, किसी के मजहब के बारे में कहना, ये जो है ये बहुत बुरी बात है, ये डिसहार्मनी पैदा करती है। ये हमने देखा, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भी इस्लामोफोबिया के बारे में एक रेजोल्यूशन भी पास किया। ये छोड़िए इस्लामोफोबिया, हर, क्योंकि हमारे ये जो है बेसिक जो होना चाहिए कि कोई भी मजहब के बारे में या उसके फाउंडर, उनके जो रिलीजियस लीडर्स है, उसके बारे में कुछ कहना जो है वो सही नहीं, बिकॉज वी हैव टू रेस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। बिल्कुल। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी थी। इसीलिए यहाँ कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम्म। यहाँ हर मजहब के लोगों को अपने तरीके से वर्शिप करने की या दूसरी चीजें करने की पूरी इजाजत है। लेकिन जब कुछ हमने देखा है, कुछ एक दो सालों के दौरान हमने देखा कुछ एलिमेंट्स, वो जो एक रेड लाइन है वो क्रॉस करते हैं, और इससे क्या करते, जब एक आदमी करता है तो दूसरों को भी इससे एम्बोल्डन होते हैं, तो एक के बाद एक शुरू करना चाहते हैं। इससे एक चीज हुआ है, एटलीस्ट उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ, खासकर बीजेपी ने क्लियरली गाइडलाइंस कल दिए हैं सारे अपने स्पोक्स पर्सन को, किसी रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस रिलीजन के बारे में, उसके रिलीजियस लीडर के बारे में कोई चीज पर तबसरा न करे, एक गाइडलाइन दी गई तमाम।
और ये भी कहा कि ये एक इसमें सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में जब तक आपको पार्टी लाइन के बारे में पता नहीं होना चाहिए, कोई भी आप अपना कमिट ना करें। दूसरी बात, ये थोड़ा बहुत अगर पहले ही रोकते ये, तो ये नौबत नहीं आती है। हालांकि वो अब कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ एक्शन लिया गया जिसकी वजह से ये थम गया है। और वहां से भी जो रिएक्शन आया है, बहुत सारे कंट्रीज ने जो एक्शन लिए है उसको अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने, खासकर कतर ने, बहरीन ने, यूएई ने भी इस बारे में ये कहा कि जो वी आर सेटिस्फाइड विद द एक्शन टेकन बाय बीजेपी, बेसिकली वही था। और उम्मीद की जा रही इससे जो माहौल जो है अब जो है, ऐसी चीजें नहीं की इसकी जरूरत नहीं किया जाएगा, ताकि एक माहौल जो है इसको विशिएट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह हम सब पर फर्ज है, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए दूसरों के रिलीजन को। पॉलिटिक्स अपार्ट, पॉलिटिक्स में, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाने की जरूरत नहीं है, उसको दूर रखिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर एक दूसरे को कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन पर जो कुछ कर सकते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन इसको किसी के रिलीजन को इसमें ड्रैग ऑन करना वो एक सेंसिटिव मसला बनता है। इससे दूसरों के सेंटिमेंट जो हर्ट होते हैं, फिर एक विशिएट एटमॉस्फेयर में बहुत तबाही होती है, सोसाइटी में इसका असर पड़ता है। इसमें जो जो हमने सदियों से, दहाइयों से जो एक इमेज बनी थी इंडिया की कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, इसकी इमेज को खराब, जिससे हम सबको इस पर असर पड़ता है और हम सबको इसमें कॉशियसली आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो ये उम्मीद जताई, हम ये बाकायदा हमें उम्मीद भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि मुल्क के हालात ख़राब ना हो और सभी मज़हब के लोग एक दूसरे मज़हब का, उनके जो सिंबल्स हैं, उनका, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी इज्जत करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जिएं, वही बेहतर रास्ता है। आपने ईरान और भारत के ताल्लुकात के बारे में काफ़ी गहराई से हमें बताया और ये बताया कि ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की भारत की विजिट कितनी इम्पोर्टेंट है। एक लंबी बैकग्राउंड है दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।